और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि जिन 6 मामलों की जांच से समीर वानखेड़े को अलग किया गया है, उन मामलों की जांच करने एनसीबी की एसआईटी कुछ ही देर में मुंबई पहुंचने वाली है। उससे पहले समीर वानखेड़े थोड़ी देर पहले मुंबई के एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं। समीर वानखेड़े को जिन मामलों से अलग किया गया है, उनमें सबसे पहला और अहम केस आर्यन खान से जुड़ा हुआ है। दूसरा मामला मंत्री नवाब मलिक के दामाद से जुड़ा हुआ है। साथ ही एक केस एक्टर अरमान कोहली का है। कुछ 6 मामले हैं जिसकी जांच अब समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। तो आपको हम बता दें, क्रूज ड्रग्स केस में अब वार पलटवार भी शुरू हो गया है। और इस बीच समीर वानखेड़े का यह कहना है कि उन्होंने खुद ये अर्जी दी थी, उन्होंने खुद ये कहा था कि स्वतंत्र जांच हो पूरे मामले की। इस बीच मोहित कंबोज बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए, इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहां से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है। और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। ये खुद में एक बहुत बड़ा खुलासा है और खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर आज ड्रग्स के इतने बड़े माफिया, इतने बड़े सिंडिकेट की जानकारी कैसे वहां पे सेवन होने वाला है, वहां पे ड्रग्स का सेवन होने वाला है या पार्टी होने वाली है, उनके पास आई। ये बहुत बड़ा प्रश्न एक उठता है। मैं आपको अभी जितना मैंने बोला है यहाँ पर, आपको पहले आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे सैम डिसूजा की एक 2 मिनट की आपको वीडियो दिखाऊंगा। कृपया लाइट बंद कीजिए, मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ। तो आपको हम बता दें कि एनसीबी दफ्तर थोड़ी देर पहले समीर वानखेड़े भी यहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कुल 6 ऐसे मामले हैं जिससे समीर वानखेड़े को अब बाहर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। समीर वानखेड़े मुंबई के एनसीबी दफ्तर पहुंचे थोड़ी देर पहले और थोड़ी ही देर में दिल्ली से जो एसआईटी की टीम है वो मुंबई पहुंचने वाली है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, थोड़ी देर पहले समीर वानखेड़े भी एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं। हालांकि आपसे बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें किसी भी केस की जांच से हटाया नहीं गया है। और उन्होंने खुद भी, वैसे आर्यन मामले के लिए वो खुद चाह रहे थे, उन्होंने खुद कहा है कि स्वतंत्र जांच हो, उन्होंने खुद कहा था। जी बिल्कुल, समीर वानखेड़े का यही कहना है कि जो 6 केसेस उनसे लिए गए हैं वो 6 केसेस में फॉरेन लिंक है, ऐसा उनका बताया जा रहा है। समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर होने के नाते इन सारे 6 केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। आपको बता दें कि इन जो केसेस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो भी चेंज किए गए हैं, साथ ही साथ जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी जो समीर वानखेड़े थे वो भी चेंज किए गए हैं। और डीडीजी संजय सिंह जो है वो इस वक्त मुंबई की तरफ रवाना हो चुके हैं। वो यहाँ पर आके इन 6 केसेस के जो केस पेपर्स हैं वो एनसीबी दफ्तर से कलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस केसेस का चार्ज लेंगे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि फॉरेन लिंक्स होने की वजह से इन 6 केसेस को ट्रांसफर किया गया, लेकिन क्या यही सही वजह है, ये वक्त आने पर ही हमको पता चलेगा। क्योंकि कई राजनीतिक आलोचनाएं समीर वानखेड़े पर लगती रही और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी नेता मोहित कंबोज हैं जो एनसीबी पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए। तो ये पूरा मामला पेचीदा होता दिख रहा है, लेकिन फिलहाल जो 6 केसेस है वो एनसीबी की दिल्ली टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। मुस्तफा, जानना चाहेंगे आपसे, आपने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो चेंज हुआ है, तो कौन अब होगा, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा इस पूरे मामले को? जी बिल्कुल, 6 केसेस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो थे वो अलग अलग थे। वीवी सिंह जो थे वो आर्यन खान केस को देख रहे थे, वहीं पर नवाब मलिक के दामाद समीर खान जिस मामले में अरेस्ट हुए थे वो आशीष रंजन सिंह करके आयो थे, वो देख रहे थे। इन लोगों का विजिलेंस टीम ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। तो अब संजय सिंह आ रहे हैं, वो एक पूरी नई टीम के साथ आ रहे हैं जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी रहेंगे और वो आयोज जो है वो इन केस पेपर्स को कलेक्ट करके इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या मकसद से इन सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर की गई है, क्योंकि कई ऐसे
ऐसे केसेस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, या नए सिरे से इन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एनसीबी की नई टीम यही जो एनसीबी का दफ्तर है ईडी मुंबई ऑफिस में वहीं से ऑपरेट करेगी। तो ये सारे सवाल इस वक्त हैं जो अभी इसका जवाब नहीं है, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि बड़ा चेंज एनसीबी में देखने को मिलेगा आज से, जब दिल्ली की टीम आएगी और वो मुंबई में किए गए 6 केसेस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी थी, इसका कुछ असर तो पड़ा, लेकिन पटाखों से पूरी तरह आजादी नहीं मिली। नतीजा ये कि दिवाली की रात से ही दिल्ली की आबो हवा में ऐसा जहर घुला कि प्रदूषण नापने के सारे पैमाने फेल हो गए। प्रदूषण का ग्राफ बढ़ते ही सियासत का ग्राफ भी चढ़ गया। दिवाली की रात रोशनी से जगमग थी, लेकिन आतिशबाजी का ऐसा शोर उठा कि पूरी फिजा धुंध में भर गई। तमाम पाबंदियों को ताक पर रखकर राजधानी दिल्ली में बेरोक टोक पटाखे फोड़े गए और पटाखों के धमाकों का ऐसा दौर चला कि चंद देर में ही पूरी की पूरी आबो हवा धुएं में भर गई। दिवाली की रात ही दिल्ली की हवा में दम घुटने सा लगा। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सुबह होते होते वायु प्रदूषण रिकॉर्ड तोड़ हो गया। सुबह 4 बजे इंडिया गेट का AQI 999, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का AQI भी 999, आनंद विहार का भी 999, शाहदरा में भी 999, पटपड़गंज में भी 999, श्रीनिवासपुरी में भी 999, नेशनल स्टेडियम में भी 999 ही रहा। ओखला में AQI 959 तो सोनिया विहार में यह आंकड़ा 697 पर रहा। राजधानी की हवा जहरीली हुई तो पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की चर्चा के बजाय इस पर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बढ़ी हुई आतिशबाजी को बीजेपी के एजेंडे से जोड़ दिया। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। एक, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले अक्टूबर के लास्ट वीक में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही थी। आज 3500 जगहों पर पराली जलने का आंकड़ा नासा के चित्रों से आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का AQI स्तर बढ़ा है। पटाखों पर आम आदमी पार्टी की ओर से सियासी बमबाजी हुई तो बीजेपी ने इस सोच को औरंगजेब वाला विचार बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ये पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए, और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। कहीं ना कहीं ये उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। औरंगजेब ने भी अपने काल में आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। कल दिल्ली की जनता ने सारी रात पटाखे चलाकर यही विरोध सामने रखा। लेकिन इस सियासत के बीच सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आतिशबाजी को लेकर साफ साफ आदेश था तो दिल्ली में इतने पटाखे कैसे फूटे, लोगों तक पटाखे कैसे पहुंचे और इन्हें बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई करने का सारा जो पावर है वो पुलिस के पास है और पुलिस ने जगह जगह, पुलिस के साथ भी मैंने मीटिंग की थी इसकी मॉनिटरिंग के लिए। पुलिस ने जगह जगह थाने लेवल पे टीम बनाई थी। मैंने पुलिस को भी बोला है कि उन्होंने कल क्या क्या अभियान चलाया, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई की, उसकी रिपोर्ट हम मंगा रहे हैं। उसके बाद फिर उसको हम एनालाइज करके फिर निर्णय लेंगे। बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल जो कल राम मंदिर बना करके पूजा करने का आडंबर रच रहे थे, वो अपने मंत्री गोपाल राय को कहें कि वो इस औरंगजेबी सोच को छोड़े। दिल्ली सरकार के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला है, लेकिन यह भी हकीकत है कि दिल्ली में जब पटाखों पर पाबंदी का ऐलान किया गया तो बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट पटाखों पे पूर्ण बैन नहीं लगाती, लेकिन आप दिल्ली में अपने मंत्री को लगा करके और किस प्रकार से पूर्णतया बैन करना है कि आप ग्रीन पटाखे की बात भी नहीं करते हैं और आप पुलिस के साथ बैठने लगते हैं। कैसे इसको कुचल दिया जाए, ये ठीक नहीं है। अब जब पराली जलाने और आतिशबाजी से दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है तो इस हवा से जनता को बचाने के उपाय की बजाय सियासी संग्राम का नया दौर शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा ऐसी बिगड़ी जो अब तक ठीक नहीं हो सकी है। महीन धूल कण
सांस लेना दुश्वार कर रहे हैं। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि दिल्ली का ये प्रदूषण सेहत को लेकर बड़े खतरे पैदा कर रहा है। दिल्ली के लोगों ने धमाकेदार दिवाली मनाई। तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे फोड़े। नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था। प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली की जहरीली हुई हवा पर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या आतिशबाजी को लेकर जारी निर्देश लागू करने में एजेंसियों ने ढील बरती? क्या एजेंसियों की ढील के चलते लोगों के सामने ये मुसीबत आ खड़ी हुई? ये जितना भी बैन के ऑर्डर था या जो भी इंस्ट्रक्शंस थी फॉलो नहीं की गई हैं, क्योंकि दिवाली की रात को उतने ही पटाखे और उतने ही पोल्यूशन था जितना हर साल होता, कोई कम नहीं था। दिल्ली एनसीआर में पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 और PM10 दिवाली की दरमियानी रात से आपात स्तर पर पहुंचा हुआ है। कुछ दूसरी वजहों के साथ साथ पटाखों की वजह से भी इस बार प्रदूषण में तेज इजाफा हुआ है। पर्यावरण एक्सपर्ट की जुबानी सुनिए कि क्यों हवा अचानक बिगड़ी। आज की जो स्थिति है, दिवाली के पटाखों पे बैन के बावजूद लोगों ने उसका उल्लंघन किया, लोगों ने इसके सीरियसनेस को नहीं समझा। और तो वेदर कंडीशन जो है वो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आज स्थिति बहुत खराब है। लो विंड स्पीड जो कि अगले 2-3 दिन तक रहने वाला है दिल्ली के आसपास, और ऑलरेडी जो फायर क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग और एग्जिस्टिंग जो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में खासकर लगभग 400-450 तक रहने वाला है। दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हवा का स्तर कितना सुरक्षित माना जाता है और कब खतरा शुरू हो जाता है। AQI 0 से 100 तक अच्छा माना जाता है, यानी हवा सुरक्षित है। 100 से 200 तक ये मॉडरेट यानी मध्यम माना जाता है, यानी खतरा नहीं है। 200 से 300 के बीच का AQI खराब माना जाता है, यानी खतरा शुरू। 300 से 400 के बीच ये वेरी पुअर यानी ज्यादा खराब माना जाता है। 400 से ऊपर होते ही ये खतरनाक हो जाता है। कम से कम दिल्ली में स्थानीय वजहों से इस बार प्रदूषण बढ़ा है। मौसम विज्ञानी भी चेता रहे हैं कि ये खास तौर पर PM 2.5 यानी धूल के महीन कण ज्यादा खतरनाक है। जो इंडिया मेनली जो है ना मेट्रोलॉजिकल कंडीशन अनफेवरेबल पहले था, और उसके साथ साथ जो आज का जो बुलेटिन आया उसमें दिखाया गया है कि जो फायर क्रैकर्स और जो बायोमास बर्निंग है उससे ये ज्यादा सीवियर हुआ है। और जो कल जो वेरी पुअर लोअर एंड में था, ये वेरी पुअर मिडिल एंड में था, अभी 550, 530 हो रहा है, मतलब सीवियर है। हवा में फैले इन धूल से महीन कणों का असर सीधे दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर लोगों को कोरोना काल में सेहत और आमदनी को लगे जोरदार झटके ने लोगों की मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाला है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि ये असर इतना घातक है कि अब लोगों को तकनीक पर इंसान से ज्यादा यकीन होने लगा है। करियर को लेकर तो लोग खासकर मशीनों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। कोविड-19 ने जितना असर दुनिया पर डाला है उसके औसत के मुकाबले भारतीय इससे ज्यादा परेशान है। ओरेकल और वर्क प्लेस की एक स्टडी के मुताबिक भारत, ब्राजील और UAE में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस स्टडी में कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्टडी के मुताबिक 80% के वैश्विक औसत के मुकाबले भारत में 91% लोगों पर कोरोना का ज्यादा असर हुआ है। 44% भारतीयों पर कोरोना से वित्तीय संकट आया है, जबकि दुनिया भर में 29% लोग ही फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। 28% के ग्लोबल एवरेज के मुकाबले भारत में 36% लोगों की मानसिक सेहत पर कोविड-19 का तगड़ा असर हुआ है। जानकारों का भी मानना है कि कोरोना के मनोवैज्ञानिक असर से लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव हुआ है। हालांकि इन सब मुश्किलों से परे कोरोना काल में तकनीक को अपनाने के मामले में भारतीय दुनिया भर में काफी आगे हैं। यहाँ तक कि मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका भरोसा काफी बढ़ गया है। 97% भारतीयों को लगता है कि तकनीक उनके भविष्य को सुधारने में मदद कर सकती है। 49% को लगता है कि उनके स्किल्स को विकसित करने में तकनीक का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। 52% तकनीक की मदद से नए हुनर सीखने को तैयार हैं। 49% तकनीक की मदद से करियर में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। तकनीक पर भारतीयों का और दुनिया भर के लोगों का भरोसा बढ़ने की एक बड़ी वजह है कि उन्हें लगता है कि मशीनें उन्हें निष्पक्ष सलाह दे सकती हैं।
एक सर्वे में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि कोरोना के बाद लोग काम और निजी जीवन में संतुलन बिठाने में लगे हैं। लोगों के लिए अब मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। तो आखिरकार आर्यन खान ड्रग केस की जांच से एनसीबी के हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की छुट्टी हो गई है। जी हां, आर्यन केस समेत 6 केस से कल समीर वानखेड़े को अलग कर दिया गया। अब इसकी जांच एसआईटी करेगी, जो कि एनसीबी दिल्ली मुख्यालय के अफसरों को मिलाकर बनाई गई है। एसआईटी टीम आज मुंबई पहुंच रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की झड़ी के बाद आखिरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को एक्शन में आना ही पड़ा। आंतरिक जांच के बाद करीब 10 दिन बाद एनसीबी ने उन 6 हाई प्रोफाइल केस की जांच से अपने मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आउट करने का फैसला सुना दिया, जिन केस की वजह से वानखेड़े विवादों और सुर्खियों में थे। समीर वानखेड़े को ड्रग्स के जिन 6 मामलों की जांच से हटाया गया है, उनमें सबसे हाई प्रोफाइल मामला है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, नवाब मलिक के दामाद समीर खान, करण सजनानी और फिल्म अभिनेता अरमान कोहली का केस। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने बताया कि उन्होंने खुद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड और अभी क्या हो गया कि जो और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ बीइंग द जोनल डायरेक्टर। तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई। समीर वानखेड़े शायद ऐसा इसलिए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ है, लेकिन केस के गवाह प्रभाकर सैल के खुलासे और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के गंभीर आरोपों के बाद एनसीबी को जिस तरह से अपने हाई प्रोफाइल जोनल डायरेक्टर के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू करनी पड़ी है और जांच के करीब 10 दिन बाद ही 6 केस से उन्हें अलग करना पड़ा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि दाल में कुछ न कुछ तो जरूर काला है। जरा एनसीबी के बयान पर गौर कीजिए। एनसीबी ने कहा है, आर्यन ड्रग्स केस में भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत खामी की विजिलेंस जांच पहले से ही एनसीबी कर रही है। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े के अलावा एनसीबी के कुछ अधिकारियों और कम से कम 3 अन्य लोगों का बयान दर्ज किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुख्यालय के अफसरों का विशेष जांच दल बनाया गया है, जो एनसीबी मुंबई जोनल यूनिट से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के 6 मामलों को वापस लेकर जांच करेगा। बयान में ये भी कहा गया है कि मौजूदा रोल से किसी अफसर को हटाया नहीं गया है। यानी फिलहाल समीर वानखेड़े की एनसीबी जोनल डायरेक्टर वाली कुर्सी बरकरार है। तो मैं किधर शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, सिर्फ दिल्ली से केस रजिस्टर, मुंबई से दिल्ली केस रजिस्टर होके दिल्ली चले गया। हाँ, आयो भी चेंज होंगे ना सर अभी केस के। हाँ तो आए तो मैं आयो का हूँ उसके अंदर भाई। हाँ, पर सुपरविजर में डीडीजी जो संजय सिंह है उनके पास और आयो भी चेंजेस है, बट ओनली फॉर 6 केस। हाँ, ओनली फॉर द 6 केस, जिसमें जो समीर खान एंड करण सजनानी केस भी है। आर्यन खान समेत 6 हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस की जांच अब जिस टीम को सौंपी गई है, उसकी अगुवाई आईपीएस अफसर संजय कुमार सिंह करेंगे। संजय सिंह इस वक्त एनसीबी में डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। वो 1996 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। एनसीबी से पहले वो ओडिशा पुलिस के ड्रग्स टास्क फोर्स के एडीजी रहे हैं। कई ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ कर चुके हैं। 2008 से 2015 के बीच वो सीबीआई में डीआईजी के पद पर भी काम कर चुके हैं। संजय कुमार सिंह ओडिशा पुलिस में बतौर आईजी भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2021 में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एनसीबी से जुड़े। उनकी गिनती ईमानदार अफसरों में होती है। इससे पहले राज्य सरकार के साथ वो ड्रग टास्क फोर्स को भी हेड कर चुके हैं और काफी ड्रग रैकेट्स का भंडाफोड़ भी कर चुके हैं। 2008 से लेकर 2015 तक वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी काम कर चुके हैं और काफी हाई प्रोफाइल केसेस को भी हैंडल कर चुके हैं। जिस तरह से समीर वानखेड़े से 6 ड्रग्स केस वापस लिए गए, जाहिर है अब एनसीबी की कार्यप्रणाली और उसमें राजनीतिक दखल को लेकर सवालों का नया सिलसिला शुरू होगा। समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार करने वाले नवाब मलिक पहले ही कह चुके हैं कि अभी तो बस शुरुआत है। मुंबई से दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ हिमांशु मिश्रा और मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।
हाई प्रोफाइल जांच से बाहर किए जाने के बावजूद समीर वानखेड़े को संतोष है कि उनकी कुर्सी बरकरार है, लेकिन जिन परिस्थितियों में वानखेड़े से अहम जांच छीनी गई है और दिल्ली एनसीबी के एसआईटी को सौंपी गई है, वो बेहद अहम है। आखिर वो आरोप क्या है जिनसे घिरे हुए हैं वानखेड़े, आइए आपको दिखाते हैं। उस जांच अधिकारी के खिलाफ इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि वो वसूली के लिए झूठे मुकदमों में किसी को फंसाए। मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी समेत बॉलीवुड सितारों से जुड़े ड्रग्स केस से चर्चा में आए समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने पिछले दिनों आरोपों की झड़ी लगा दी। पहला आरोप, समीर वानखेड़े ड्रग्स जांच की आड़ में वसूली रैकेट चलाते हैं। दूसरा आरोप, समीर वानखेड़े पब्लिसिटी और वसूली के लिए बॉलीवुड को खास तौर पर निशाना बनाते हैं। तीसरा आरोप, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में ट्रैप किया गया। चौथा आरोप, समीर वानखेड़े ने दुबई और मालदीव जाकर फिल्मी सितारों से वसूली की। पांचवा आरोप, ड्रग्स पेडलर से समीर वानखेड़े के तार। छठा आरोप, समीर वानखेड़े ने जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर आरक्षण कोटे से नौकरी ली। सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। सच की लड़ाई है और सच की ही जीत होगी। हमने आज सारे डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने रखे हैं, जो भी सच होगा वही जीतेगा। आगे चल के भी हम लोग सिर्फ देश की सेवा करेंगे और देश के लिए ही काम करेंगे। आगे चल के भी हम यही चाहेंगे कि समीर वानखेड़े ड्रग्स के खिलाफ लड़ते रहें, और अगर आज उनकी आवाज दबाई गई तो अगली बार से कोई भी ड्रग्स के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। करप्शन का आरोप लगाते हुए नवाब मलिक ने वानखेड़े के महंगे जूते, कपड़े और बेल्ट पर भी सवाल खड़े किए, जिसका वानखेड़े की बहन ने जवाब दिया था। तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। घड़ियां रोज बदलती है, जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन, हम कामना करते हैं कि इतना जो रहन सहन है ईमानदार अफसर का, ये पूरे देश के ईमानदार लोगों का हो जाए। हम कामना करते हैं। ईमानदारी का पैमाना ये है, तो हमें लगता है कि ये कोई नया पैमाना इस देश में शुरू हुआ है। अगर एक बेचारा वो इंसान है यार, वो में ये प्राइवेट बात है ये कि वो एक अफसर है जो 2 साल में एक बार पेपर पे लिखते है कि उसको क्या खरीदना है। वो मतलब वो टैक्स पे करके वो सुबह से शाम तक जो गलत है उसके लिए लड़कर अपने आप पे वार होते हुए, उसके खून देखे हैं मैंने, उसकी फटी हुई शर्ट, तो उसका वो हक भी नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहन सके। आप कल पूछोगे कि एक इंसान डाइट क्यों करता है, आप एक इंसान अपनी तबीयत का ध्यान क्यों देता है। मतलब हमको जलना चाहिए, हमको मरना चाहिए, हमको बुरा देखना चाहिए। परिवार सफाई दे रहा है, लेकिन नवाब मलिक के आरोपों से इतना तो तय हो गया है कि समीर वानखेड़े संदेह के दायरे में आ गए। हालत ऐसी हुई कि उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से गुहार लगानी पड़ी। समीर वानखेड़े एनसीबी के जो डायरेक्टर है, अधिकारी है, उनके ऊपर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। और ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने मुझे पूरे पेपर दिखाए हैं और उन्होंने बताया है कि भाई उनके जो बीबी है वो मुस्लिम कम्युनिटी के है, हमने शादी सहमति से की है और मैं मतलब बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मेरे रिकॉर्ड में हिंदू महार का रिकॉर्ड उन्होंने मुझे दिखाया है। लेकिन तमाम पलटवार के बावजूद नवाब मलिक के तेवर शांत नहीं हुए। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा, मैंने आर्यन खान के अपहरण और फिरौती मांगने की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की थी। अब 2 एसआईटी का गठन हो चुका है। देखते हैं वानखेड़े की कोठरी में छुपे हुए गहरे राज को कौन निकालता है और उन्हें और उनकी नापाक निजी सेना को बेनकाब करता है। इससे पहले एक ट्वीट में नवाब मलिक ने कहा, कुल 26 केस हैं, सभी की जांच जरूरी है। ये तो शुरुआत है। इस सिस्टम को साफ करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है और हम ये करेंगे। यानी समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक की मुहिम अभी जारी रहेगी। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स फाइलिंग को ज्यादा आसान बनाने के लिए अपने पोर्टल पर एक बड़ा बदलाव किया है। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए अब टैक्स पेयर्स खुद की या आयकर विभाग से हुई गलतियां ITR फाइलिंग से पहले पता कर सकेंगे। AIS में आयकर दाताओं की काफी जानकारियां पहले से मौजूद हैं। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स पेयर्स अब साल भर अपना लेखा जोखा यानी AIS देख सकते हैं। ऐसे में जानकार सलाह दे रहे हैं कि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपना AIS जरूर देख लेना चाहिए, जिससे वो ITR भरने में होने वाली कई गलतियों को रोक सकेंगे। इस बार अपनी रिटर्न्स फाइल करने से पहले इट इज सजेस्टेड कि एक बार आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स चेक कर लें। एनुअल स्टेटमेंट चेक करते टाइम यदि लगा कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, टैक्स पेयर की नहीं है, या अमाउंट गलत है, या उनकी टैक्सेबिलिटीज आपके हिसाब से अलग है, तो उसमें एक फीडबैक का ऑप्शन भी दिया गया है, जहां पर टैक्स पेयर जाके अपना फीडबैक दे सकता है और उस फीडबैक के बेसिस पर वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते हैं। ITR पोर्टल की ये सेवा हाल ही में शुरू की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि AIS में वो ही जानकारी दिखेगी जो IT विभाग के पास मौजूद होगी। इसके अलावा अगर आयकर दाता ने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो AIS में नहीं दिख रहा है तो उसकी जानकारी टैक्स पेयर फीडबैक के जरिए दे सकता है। AIS में टैक्स पेयर को बैंकों से मिलने वाले ब्याज, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में किए गए निवेश और उससे होने वाली कमाई, किसी और निवेश से मिले डिविडेंड की जानकारी होगी। आयकर दाता AIS को डाउनलोड कर सकता है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले AIS को देखने की सलाह दी है, जिससे ITR भरने में आपको सहूलियत होगी। इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल के सर्विस सेक्शन में जाकर AIS को देखा जा सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स पेयर के फीडबैक के बाद पोर्टल पर उसका एक और AIS दिखेगा। अगर आयकर दाता ने अपने AIS में बदलाव की गुजारिश की और किसी वजह से वो बदलाव नहीं हो सका तो आयकर विभाग से संपर्क कर सकता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बाद एक टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट उन्होंने बनाया है, वो समरी है AIS स्टेटमेंट की। उसके बेसिस पर जो आजकल प्री फिल्ड रिटर्न्स आ रही है, तो वो TIS में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री फिल्ड होके आपके एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न्स में आ जाएगी। टोटल पर्पज इज दैट के कोई भी इन्फॉर्मेशन जो टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, जो इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट होनी चाहिए, वो छूटे नहीं, उसके लिए वो सब चीजें बनाई गई। आयकर विभाग के मुताबिक AIS सेवा के पूरी तरह से शुरू होने तक ट्रेस पोर्टल पर फॉर्म 26AS दिखाई देता रहेगा। फॉर्म 26AS में भी टैक्स पेयर की आमदनी और महत्वपूर्ण खर्च की जानकारी होती है। फॉर्म 26AS आयकर दाता का सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। पैन नंबर की मदद से 26AS को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाला जा सकता है। आदित्य के राणा, आज तक।